इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। खबरों में आज आपको दिखाएंगे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कौन सी नई दवा आई और ये भी बताएंगे कि क्या बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार हो चुकी है। साथ ही आपको बताएंगे कहां कोरोना ने अपना टेस्ट वाली किट से आपकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे पहले बात अच्छी खबर की कर लेते हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत को इसके खिलाफ एक और एंटीबॉडी दवा मिल गई है। रोशे इंडिया के एंटीबॉडी कॉकटेल यानी कि 2 दवाइयों के मिश्रण को कोरोना संक्रमण के इलाज में इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। ये दवा हल्के और मध्यम संक्रमण को गंभीर रूप से रोकती है। CDSCO ने रोशे के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। रोशे इंडिया भारतीय दवा कंपनी सिप्ला के साथ मिलकर इसका भारत में इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। हालांकि रोशे इंडिया ने इस दवा की कीमत की जानकारी अभी नहीं दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि अब देश में एक एंटीबॉडी कॉकटेल से कोरोना इलाज को मंजूरी मिल गई है और रोशे इंडिया को इसकी इजाजत मिली है। ये प्रायोगिक एंटीबॉडी होगी और इस कॉकटेल के इस्तेमाल को कोरोना के मध्यम और हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए ही किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, पहले देखा गया कि यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज में इसे इजाजत दे दी गई थी और वहां पे बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिला। ऐसे में क्या हम भी राहत की सांस लें अगर इस एंटीबॉडी कॉकटेल को इजाजत दे दी गई है इंडिया में तो? बिल्कुल ज्योति, इनफैक्ट भारत में जो इजाजत दी गई है वो इमरजेंसी यूजेज ऑथराइजेशन जो अमेरिका में मिला उसका जो डाटा वहां पर कोलेक्ट किया गया था उसके आधार पर दी गई है। इसके अलावा जो साइंटिफिक ओपिनियन ऑफ कमिटी फॉर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन यूसेज जो है यूरोपियन यूनियन का, उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया था या उनका जो ओपिनियन था उसके आधार पर ये ड्रग को भारत में मंजूरी दी गई है। कैसी रिमेम्बरमैप और इमडेविमैप, ये 2 जो है कॉकटेल, ये 2 ऐसी दवाई जिससे एंटीबॉडीज जो हैं वो बूस्ट की जा सकती हैं किसी के भी शरीर में। तो ये 2 दवाइयों के इमरजेंसी यूसेज ऑथराइजेशन जो है वो भारत ने दे दिया है। अब इनका इस्तेमाल होगा। इन दवाइयों के जरिए जो एंटीबॉडीज हैं वो। लक्ष्मी, खबर ये भी थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप कोविड पॉजिटिव हुए थे उनके भी इलाज के लिए इसी कॉकटेल का इस्तेमाल किया गया था। हमने देखा था कि वो इलेक्शन प्रचार के लिए 4 दिन में ठीक होकर लौट आए थे। क्या ये इतना ही एक्टिव भी है मरीजों को ठीक करने में? देखिए, अभी अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहां पर ये प्रभावी हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह से आपने बात की है, बिल्कुल सही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी यही कॉकटेल दिया गया था जब उनको कोरोना वायरस के सिम्टम्स जो है दिखे थे। माइल्ड सिम्टम्स में और मॉडरेट सिम्टम्स में ये दवाई जो है ये दी जा सकती है और काफी जगहों पर देखा गया है कि ये काफी कारगर रही है। काफी केसेस में ये दवाई काफी कारगर रही है। अब भारत में इसका इमरजेंसी यूसेज ऑथराइजेशन जो है वो हो गया है। तो अब जब यहाँ पर इस्तेमाल होगी तो हमारा जो स्ट्रेन इंडिया में है वो उसको लेकर के कैसे रिस्पॉन्ड करता है इस दवाई को वो देखना होगा। लेकिन डेटा जिसके आधार पर हम बिल्कुल विजय लक्ष्मी, और लोगों को ये भी बता दें कि ये कोई वैक्सीन नहीं, ये दवा के तौर पर यूज किए जाने वाला एंटीबॉडीज कॉकटेल होगा जो मध्यम और माइल्ड सिम्टम्स वाले कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने में हेल्पफुल हो सकता है। शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज सिर्फ एक नहीं, दूसरी अच्छी खबर भी है। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग कर रही दुनिया के लिए एक और अच्छी खबर। कनाडा के हेल्थ रेगुलेटर ने 12 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी है। इतना ही नहीं, उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि USFDA की भी अगले हफ्ते तक 12 से 16 साल के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे सकता है। अमेरिका और कनाडा में 16 साल या उससे बड़े बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाने की इजाजत पहले ही मिली हुई है। फाइजर ने अब 12 से 15 साल के 2260 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का ट्रायल भी किया। शुरुआती रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे। मार्च के अंत में ये रिजल्ट जारी हुए और इतने उत्साहजनक कि स्टडी में एक भी ऐसा बच्चा सामने नहीं आया जिस पर कोई रिएक्शन देखा गया हो। फाइजर की वैक्सीन के दोनों टीके बच्चों को लगे थे और उनमें से एक भी बच्चे को कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ।
बात अगली खबर की कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आज कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट पर सुनवाई होनी है। कल हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट की अवमानना की कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार से गुरुवार सुबह 10:30 बजे तक अपना प्लान पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि वो बताएं कि दिल्ली में 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई आप कैसे करेंगे। दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिलना चाहिए। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के कारण बताओ नोटिस के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद कल ये सुनवाई हुई थी। गोनिका हमारे साथ जुड़ चुकी है उस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। गोनिका, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अधिकारियों को नोटिस जारी करना था उस पर तो स्टॉपेज रोक लगा दी गई है, लेकिन केंद्र को अपना डेटा प्लान पेश करना होगा आज कि उनकी क्या रणनीति होने वाली है दिल्ली को लेकर। 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का सोर्स क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख तो किया था। हालांकि एक मामले में तो उन्हें राहत मिली है कि अधिकारियों पर किसी भी तरीके की कोई अवमानना की कार्रवाई नहीं होगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। लेकिन अब जो दूसरी चीज है, जो मुख्य चीज है कि 700 मीट्रिक टन दिल्ली को ऑक्सीजन कैसे मिले, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से पूछ रही है। कल भी पूछा गया था और जब केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि दिल्ली का जो मैनेजमेंट है वो 500 मीट्रिक टन में भी हो सकता है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज जताया। कहा कि ये हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, जो 700 मीट्रिक टन का ऑर्डर हमने दिया है वो तो पूरा होना ही चाहिए। हालांकि किसी भी तरीके का फटकार कहे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर तौर पर पूछा है कि कैसे आप किस स्टेप्स को पार करके आप दिल्ली को 700 मीट्रिक टन दे सकते हैं, कितने क्लोज आप अगले कुछ दिनों में जा सकते हैं, क्योंकि सोमवार को भी इस पर बड़ी सुनवाई है। ऐसे में कोर्ट चाह रही है कि अगले 4 से 5 दिन वो दिल्ली के लिए स्मूथ तरीके से निकल जाए और इसी के लिए केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा, दिल्ली का प्लान मांगा गया है कि 700 मीट्रिक टन जो आप दिल्ली को दे रहे हैं वो कैसे दी जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो दिल्ली को मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई है वो करीब 555 मीट्रिक टन है, जबकि दिल्ली की इस वक्त डिमांड जो है वो 700 मीट्रिक टन की है और जाहिर तौर पर 150 मीट्रिक टन का फर्क है। और इसी फर्क को अब चाह रही है सुप्रीम कोर्ट की कैसे भी केंद्र सरकार पार करे और दिल्ली को जो 700 मीट्रिक टन है वो मिल पाए, क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि अगले कुछ दिनों में डिमांड 970 मीट्रिक टन तक बढ़ सकती है। ऐसे में अगर 700 नहीं मिल रहा है तो 970 का जो आंकड़ा पार करना वो तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि जो 700 मीट्रिक टन है वो जल्द से जल्द दिल्ली को दी जाए और इसीलिए आज पूरे आंकड़े मांगे गए हैं कि कैसे कितनी ऑक्सीजन कहां से आप दिल्ली को दे सकते हैं। बिल्कुल गोनिका, और सुबह 10:30 बजे तक ये डेटा प्लान जो केंद्र को है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपना होगा और सिर्फ केंद्र की याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट आज चुनाव आयोग के पर की गई मद्रास हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर भी अपना फैसला सुना सकता है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि कोरोना के बढ़ते केसेस के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार है और इसके अधिकारियों पर मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट आज चुनाव आयोग पर की गई मद्रास हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर अपना फैसला सुना सकता है, जिसमें हाईकोर्ट ने यह कह दिया था कि कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार अकेला चुनाव आयोग है। इसके लिए जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उन पर मर्डर का चार्ज भी अगर लगा दिया जाए तो यह गलत नहीं होगा। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के मुद्दे पर आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कल कोर्ट ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का इंतजार करेंगे। बता दें कि कोरोना संकट के बीच दिल्ली ऑक्सीजन क्राइसिस से जूझ रही है, जिसे लेकर लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस बीच दिल्ली वालों के लिए एक राहत की खबर भी सामने आई। दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों एम्स और आरएमएल में ऑक्सीजन के 2 बड़े प्लांट्स लगा दिए गए हैं, जिनसे जल्द ही ऑक्सीजन की सप्लाई भी शुरू होने की उम्मीद है। ये ऑक्सीजन प्लांट डीआरडीओ ने बनाए हैं, जो कि सीधा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन बनाएंगे। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार 3 दिनों से कोरोना के नए मरीजों के जो मामले हैं उसमें गिरावट आ रही थी, लेकिन एक बार फिर पिछले 24 घंटे में मरीजों और मौतों का जो आंकड़ा है वो सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर रहा है। आज देश भर में 4,12,373 पॉजिटिव मामले मिले, तो वहीं 3,979 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें ये अब तक का सबसे बड़ा और डरावना आंकड़ा है, जब 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले हों। इससे पहले हालांकि 1 मई को भी 4 लाख के ज्यादा मामले आए थे, लेकिन 4,02,000 का वो मामला था। और पिछले 24 घंटे में कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की बात करें तो ये 3,30,535 है। चिंता की बात यह है कि देश में इस वक्त 35,62,715 कोरोना के एक्टिव केसेस अभी भी बने हुए हैं। मई में कोरोना की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। पिछले 5 दिनों का आंकड़ा अगर आप देखें तो कोरोना के 19 लाख मामले सामने आ चुके हैं। 1 मई को 4,01,993 मामले रिपोर्ट हुए थे। 2 मई को हालांकि नए केसेस में कुछ कमी दर्ज की गई, लेकिन ये बहुत मामूली थी। इस दिन 3,92,488 केसेस दर्ज हुए। 3 मई को भी नए केसेस में गिरावट रिपोर्ट हुई।
इस दिन 3,68,147 नए केसेस आए। 4 मई को यह आंकड़ा और नीचे फिसला। इस दिन 3,57,229 मामले सामने आए, लेकिन 5वें दिन यानी 5 मई के आंकड़े ने तो 3,82,000 का रहा और 315 मामले दर्ज हुए। 1 मई के बाद यानी कि अब जो सबसे ज्यादा डरावना मामला आया है वो पिछले 24 घंटे का है। ये जो आंकड़े हैं वो वाकई बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं, जब 4,12,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव मामले एक ही दिन में दर्ज किए गए। इधर मुंबई के पास उल्लासनगर में कोरोना की टेस्टिंग किट पर पैकिंग के नाम पर कोरोना वायरस को घर घर पहुंचाने का इंतजाम हो रहा था। छोटे छोटे घरों में जमीन पर RT-PCR का टेस्ट करने वाली किट्स की पैकिंग की जा रही थी। और हैरानी की बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को इन किट्स को अपने हाथों में लेकर घूमते देखा गया। सोचिए कि कोरोना का टेस्ट करने के लिए जिस कोविड किट को आपके नाक और गले के सैंपल लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे इतने अनहाइजीनिकली पैक किया जा रहा था, उसका इस्तेमाल किया जा रहा था और फिर यही सप्लाई होता है अलग अलग अस्पतालों में। ये एक किट को पूरी तरह पैक करते हैं आप लोग? 50-50 गिन के और एक किट पे कितना देता है पैक करने पे आप लोग घर में? 1,000 पे 20 रुपये। 1,000 पे 20 रुपया देता है। और इसको सफाई मतलब जमीन में रख के आराम से धीरे से पैक करते हो? बच्चे लोग सब पैक करते हैं जमीन पे नहीं, थाली में रखते हैं या कुछ भी रखते हैं? लेकिन अभी देखा वहाँ जमीन में था। बच्चों के हाथ सब साफ रहते हैं आपके? हाँ। सैनिटाइज रहते हैं? हाँ। मैंने देखा अभी कई तरह से कई रूप से देखा है। अभी ये जितने बच्चे यहाँ बना रहे हैं ये सब लोग सब एकदम बढ़िया से बना रहे हैं। सैनिटाइजर लगाते ये कहाँ रखा है वहाँ से सैनिटाइजर? मेरे को दिखाओ जरा। दिखाते रहे घर में रखेंगे। नहीं घर में नहीं, यहाँ ये चीज यहाँ पैक हो रहा है और सरकारी रूप दे रहे हैं इसको। ठीक है ठीक है ठीक है। इन लोगों के जान के साथ कितना बढ़िया से रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए बच्चे ला रहे पीपी किट बनाने के लिए, इनके हाथों से कोविड टेस्ट होगा। देखिए कितना सावधानी से बना रहे हैं बच्चे पीपी कोविड टेस्ट किट, जिसको गवर्नमेंट इतना महत्व देती है और इन लोगों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये मजबूर हैं, मगर जो लोग इन्हें बनाने के लिए दे रहे हैं कारखाने वाले, सोचिए कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं लोगों के साथ। जब इस तरह ज़मीन में पहले से ही रखा हुआ है और खराब हाथों से पैक हो रहा है, तो सोचिए टेस्ट में क्या पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा। और हमारे संवाददाता राजीव सिंह जब उल्लासनगर पहुंचे, लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोग सामने आने से डरने लगे। जिन घरों में ये काम हो रहा था उन्होंने घर के दरवाजे बंद कर लिए। कोई बात करने को तैयार नहीं था, क्योंकि राजीव ने प्रशासन को इस बात की खबर कर दी थी और इसीलिए पुलिस और FDA डिपार्टमेंट के लोग रेड मारने भी पहुंच गए। कई घरों से कोरोना टेस्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले बड्स को जब्त किया गया है। इस बीच राजीव ने इलाके में उस शख्स को भी खोज निकाला जिसने ये वीडियो शूट किया था। वीडियो शूट करने वाले शख्स का नाम सुरेंद्र यादव है। सुरेश यादव है, माफ कीजिएगा। सुरेश ने बताया कि 3 दिन पहले उसने ये तस्वीरें मोबाइल में रिकॉर्ड की और उसके बाद से कुछ लोग उसे धमकी भी देने लगे। मुंबई से सटे उल्लासनगर इलाके में संत ज्ञानेश्वर नगर नाम की बस्ती में कई मकानों में RT-PCR टेस्ट करने वाली जो स्ट्रिप थी वो बनाई जा रही थी, पैक की जा रही थी। ऐसे यहाँ पर आपको कई मकान दिखेंगे जिनके घरों के दरवाजे इस वक्त बंद हैं। कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन मीडिया के कैमरों को देखकर उन्होंने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए हैं। दरअसल उल्लासनगर पुलिस, इसके अलावा FDA और महानगर पालिका की तरफ से इस इलाके में अलग अलग घरों में कार्रवाई की गई और जो स्ट्रिप थी उन तमाम स्ट्रिप को जब्त किया गया। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे ऐसे बस्ती में मकान हैं जिन मकानों में ये स्ट्रिप बनाई जा रही थी। वीडियो जो है मैंने ही बनाया है और ये करीबन 3 से 4 दिन पहले मैंने वीडियो देखा। यहाँ कुछ बच्चे लोग ये किट बना रहे थे। बात ये है कि इनको ये लाइसेंस दिया किसने? गवर्नमेंट दे रही बनाने के लिए, पैकिंग के लिए, या कारखाने या ठेकेदार को दिया गया है? तो ये हैरान कर देने वाली खबर आपने देखी, किस तरह से किट्स तैयार किए जा रहे थे। और इस वक्त कोरोना से जुड़ी एक और दुखद खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, RLD चीफ अजीत सिंह का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। अजीत सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, तो RLD प्रमुख अजीत सिंह नहीं रहे। कोविड की चपेट में आने की वजह से वो भी मौत का शिकार हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं अजीत सिंह और इनके बेटे हैं जयंत चौधरी। आपको बता दें कि गुरुग्राम के एक अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था और कुछ देर पहले खबर आई कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। कोविड से ये जंग वो हार गए। 7 बार सांसद रहे अजीत सिंह, जाट समुदाय के बड़े नेता माने जाते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका दबदबा देखा जा सकता था और आज
वो अजीत सिंह नहीं रहे, कोरोना की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि 82 साल की उम्र में अजीत सिंह ने आज अपनी आखिरी सांस ली। गुरुग्राम के एक अस्पताल में वो भर्ती थे। तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह नहीं रहे, कोरोना से वो जंग हार गए। अजीत सिंह कोविड पॉजिटिव थे, उनका इलाज चल रहा था, काफी दिन से वो ये जंग लड़ रहे थे, लेकिन कोरोना संक्रमण से वो हार गए, लड़ नहीं पाए। और आपको बता दें, कुछ देर पहले खबर आई है कि उन्होंने गुरुग्राम के एक अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। तो राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख और पूर्व पीएम के चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह ने आज सुबह आखिरी सांस ली। 82 साल के अजीत सिंह ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में आज आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि कई दिनों से वो कोविड पॉजिटिव थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे और फेफड़ों में संक्रमण फैलने की वजह से बताया जा रहा है कि हालत उनकी और ज्यादा खराब हो गई थी। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी विशाल प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, आरएलडी के लिए भी, जाट समुदाय के लिए भी आज एक दुख की घड़ी, बड़ा नुकसान कोविड की वजह से। बिल्कुल ज्योति, अब से कुछ देर पहले जो हमको जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरएलडी के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह गुड़गांव के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनको कोरोना हो रखा था और उसके बाद उनके फेफड़ों में जो बताया जा रहा है कि इन्फेक्शन काफी ज्यादा हुआ था, जिसकी वजह से लगातार वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे थे। और अब से कुछ देर पहले बताया रहा है कि अब से लगभग 1 घंटे पहले उन्होंने आखिरी सांस ली है। चौधरी अजीत सिंह की मौत हुई है। उसके बाद जो वहाँ के लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उन सबका गुड़गांव के उस प्राइवेट अस्पताल में पहुंचना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस बड़ी हानि पर दुख व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी इस बड़ी हानि पर, चौधरी अजीत सिंह की आकस्मिक मौत पर दुख व्यक्त किया है। और निश्चित तौर पर जो परिवार के लोग हैं, जो उनके पार्टी के समर्थक हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, उनको इस दुख की घड़ी में निश्चित तौर पर संभलने की अपील की है। और जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के वो प्रमुख थे, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो बड़े जनाधार के नेता थे, कई बार केंद्र में मंत्री रह चुके थे, कई बार सांसद रह चुके थे, और ये कहा जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान नेताओं में, एक बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती थी, तो अपने आप में ये कहना गलत नहीं होगा। ऐसे में चौधरी अजीत सिंह का इस तरीके से एकाएक कोरोना से निधन होना निश्चित तौर पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है। अब से कुछ देर बाद ये उम्मीद की जा रही है कि परिवार के लोग जो हैं वो गुड़गांव के प्राइवेट अस्पताल में पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो आगे की प्रोटोकॉल्स के तहत अंतिम संस्कार की जो फॉर्मेलिटी होती है वो कंप्लीट की जाएगी। लेकिन अपने आप में समझा सकता है कि चौधरी अजीत सिंह की मौत एकाएक कोरोना की वजह से होना कितना बड़ा राष्ट्र के लिए वाकई में क्षति है। वाकई राष्ट्र के लिए भी क्षति है। हालांकि 82 साल की उम्र में आज उन्होंने आखिरी सांस ली और बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिन से वो काफी ज्यादा सीरियस थे। विशाल, बने रहिएगा हमारे साथ। इस दौरान एक ट्वीट भी सामने आया है उनके बेटे जयंत चौधरी का। मैं बता दूं कि चौधरी अजीत सिंह के सुपुत्र जयंत चौधरी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि चौधरी साहब नहीं रहे। और श्रद्धांजलि जो उन्होंने अर्पित की उसमें लिखा गया है कि चौधरी अजीत सिंह जी 20 अप्रैल को कोरोना संक्रमित पाए गए थे और आज प्रातः 6 मई को उन्होंने अंतिम सांस ली। असीम दुख की घड़ी है और अंतिम समय तक भी चौधरी साहब संघर्ष करते रहे। जयंत चौधरी लिख रहे हैं कि जीवन पथ पर चलते हुए चौधरी साहब को बहुत लोगों का साथ मिला। ये रिश्ते चौधरी साहब के लिए हमेशा प्रिय थे। चौधरी साहब ने आप सबको अपना परिवार माना और आप ही के लिए हमेशा चिंता जाहिर की। ओम शांति। अभी अभी जेल में बंद आसाराम को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। पूरी डिटेल्स ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।